तो आज की क्लास में हमें लाइट का एक क्विक रिवीजन करना है, उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई बाहर से होंगे और आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा लाइट का जो आप पर ना हो। मैं एक बार रिफ्लेक्शन को दोबारा से बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन में था क्या और मेन कंसेप्ट को आप क्लियर करा देते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन वाज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि कभी भी किसी भी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो लाइट सरफेस पर पड़ने के बाद वहां से बाउंस बैक कर जाती है। और उस केस को जब लाइट बाउंस बैक कर रही थी उसे हमने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था लाइट के अंदर हम तीन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी होंगी हमारी? एक थी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक थी हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एक थी रिफ्लेक्शन, एक थी रिफ्रैक्शन, और तीसरी थी हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी कभी लाइट किसी भी बाउंड्री पर पड़ेगी तो उसमें तीन तरह के प्रॉपर्टीज आ गई, या तो बाउंस बैक करेगी, या फिर लाइट बेंड होके आगे पास कर जाएगी, या फिर लाइट क्या करेगी बच्चों? वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसी के लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दिखाई थी जिसमें एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट तीनों आपको मैंने क्लियर कराए थे कि हाँ इस तरह से हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक मिरर हो गया, इस मिरर पर अगर लाइट जो आ रही होती है इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जब इंसिडेंट रे पड़ती है यहाँ पर तो ये बाउंस बैक करती है, तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने यहां तक पढ़ा था। उसके बाद देखा था कि जो एंगल आई होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? आर। कोई भी सरफेस हो, चाहे वो हमारा नॉर्मल प्लेन सरफेस हो या फिर इरेगुलर सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, वो किसी भी कंडीशन में आई और आर हमेशा बराबर होंगे ही होंगे। चाहे कर्व्ड सरफेस हो, चाहे रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, हमेशा आई और आर बराबर होंगे। और बट अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो हर एक पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट नॉर्मल तो यहाँ होगा, बट यहाँ नॉर्मल किधर होगा? इधर होगा। तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने के बावजूद भी हमारा रिफ्लेक्शन दो तरफ कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि लाइट रे अगर पढ़ने के बाद भी रिफ्लेक्टेड रेज का जो बीम है वो पैरेलल रहेगा तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, बट अगर वो स्कैटर हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, तो उसे हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कुछ कंडीशंस, और कंडीशंस के बाद हम आते हैं आगे। जो मेन पार्ट था वो काफी बच्चों को डाउट करता है, और वो टॉपिक था हमारा जिस पे हम लोग न्यूमेरिकल बेस करेंगे, और वो था हमारा बच्चों साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन में पता नहीं बच्चे क्यों प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम की कोई बात तो इसमें है ही नहीं। साइन कन्वेंशन एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ ये मिरर बताओ कौन सा है, अभी हम कह नहीं सकते, बट अगर हाँ इस पे हम पॉलिश कर देंगे, नाउ यू कैन सी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड, सो दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ओके, ठीक है। अगर यहीं पर मैं इसी के बिहाफ पर एक और बना दूं इस तरह से, बट पॉलिशिंग सरफेस कहां कर दिया जाए? अंदर, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इस कॉन्वेक्स मिरर को या फिर कॉनकेव मिरर को कंप्लीट करें बच्चों, तो आप कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे। इसे कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा? एक स्फीयर बनेगा, और हर एक स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे मैं इससे कंप्लीट करूंगा तो क्या होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहाँ होगा। सिमिलरली द सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर है, यहाँ भी इसका सेंटर होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे इसे हम? पोल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? पोल। अगर एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए आगे जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे ही हमारी ये वाली लाइन यहाँ भी आ जाएगी। क्या? हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके, समझ गए इस चीज को। यानी कि ये हमारे पास जो है ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ क्या है? पोल, यहाँ भी क्या है हमारा? ये पोल, और यहाँ क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों और कंडीशंस की। तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे ये हो गई एक लाइट हमारी, और एक लाइट हमारी एक और हो गई इधर से आ रही है,
तो ये लाइट रेज जब भी आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रूल के अकॉर्डिंग दे विल बेंड फोकस से पास करेंगे, है ना। रूल के अकॉर्डिंग भी है, मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया था, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसीलिए हमारी वो कहां से पास कर रही होंगी बताओ, एक ऐसे वर्चुअल पॉइंट से पास कर रही होंगी जो यहां बीचों बीच में हमारा ये हो रहा होगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस। क्या बोलते हैं इसे हम, फोकस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये सब मिल रही हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, फोकस। इसका रियल फोकस होता है, ठीक है, इसका रियल फोकस होता है। ऐसे यहां पर लाइट रेज आ रही होंगी। अब अगर मैं लाइट रेज को यहां से पास करा दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है ही नहीं, यहाँ पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इधर। यानी कि लाइट रेज अब कहां से कहां पास करेंगे बच्चों बताओ। अब लाइट रेज तो वैसे की वैसे ही पास करेंगी, ठीक है। कहां पास करेंगी, हमारी ऐसे की ऐसे ही पास कर रही होंगी, ठीक है, ऐसे ही पास कर रही होंगी। बट अब क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों इधर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होने से क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होने से क्या हुआ कि अब ये लाइट रे इसके पेनिट्रेट करके अंदर तो जा नहीं सकती। और दूसरा ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जिंग की, है ना, डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है। तो अब लाइट रे जो होगी बच्चों वो कहां जाएगी बताओ, वो लाइट रे हमारी पहुंचेगी बच्चों किधर, एक वर्चुअल पॉइंट पर मिलेगी जाके, जिस पॉइंट को हमने ऐसे ही, एक ये हो गया हमारा और एक हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर इनको मैं आगे बढ़ा दूं, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी जाके ना, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी जाके उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, फोकस। क्या नाम दे दिया, फोकस। जिस पॉइंट पे ये मिली हमारी उसको हमने नाम दे दिया फोकस। बट यू कैन सी कि यहाँ पे जो फोकस है वो एक्चुअली में ये हमारा रियल नहीं है, ये क्या है हमारा वर्चुअल। यानी कि लाइट रे इधर से आई और इधर चली गई, ये तो सब क्या है हमारा वर्चुअल है, ऐसा है नहीं, ठीक है, समझ गए। तो ये कहानी है, ओके बच्चों समझ गए, ठीक है। हालांकि इस डायग्राम में आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग नजर आ रहे होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा, इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां से एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस जो होती है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहां से बच्चों सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है हमारी बताओ, फोकल लेंथ। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी बताओ, फोकल लेंथ। ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। अब यहां पे कुछ चीजें हैं और वही साइन कन्वेंशन का आपको प्रिंसिपल समझा देंगी। मैंने साइन कन्वेंशन आपको हर बुक में अलग तरह से मिलेगा, बट इसका एक थंब रूल बताया है, और वो थंब रूल क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पहला थंब रूल। क्या, पहला और लास्ट का थंब रूल है क्या, कि पोल इज ऑरिजिन। पोल क्या है हमारा, ऑरिजिन है। सारी दुनियादारी खत्म, पोल सिर्फ ऑरिजिन मान लो, बस आपको क्लियर हो गया। क्या हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑरिजिन आपने पढ़ा होगा, है ना, रेफरेंस पॉइंट भी बोल देंगे। जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस होती है, इधर क्या होता है हमारा ये बाई डैश, इधर क्या होता है बताओ, इधर क्या होता है ऊपर नीचे। जो भी डिस्टेंस ऑरिजिन के राइट में है वो क्या हो जाएगी, और लेफ्ट में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब आपको खुद क्लियर होगा। देखो अगर हम बात करें, ये पोल है कॉनकेव मिरर में, इसमें इसकी जो फोकल लेंथ है पोल के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, तो ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई आपसे कंफ्यूज करने के लिए कहे तो ये मत कहना कि नहीं हो सकती है, हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके सिलेबस में नहीं है और 100% चांस कभी आएगी भी नहीं। 12th क्लास में जब बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं तो उनको ये बात बताई जाती है कि इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, कंडीशन अप्लाई कि कब होगी कब नहीं होगी, ठीक है। एक मिरर के लिए कभी हम नहीं मानते, जब 2 या 3 मिरर पर रिफ्लेक्शन होता है तो कभी कभी हो जाती है पॉजिटिव भी, वो डिपेंड करेगा क्या होता है, वहां पर हम लोग रूल को अलग कर देते हैं। ये रूल सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक ही वैलिड रहेगा, 12th में आने के बाद एक हम नया रूल पढ़ लेंगे उसमें, वो भी हालांकि वहां भी बहुत डिटेल में चीजें समझाई जाती हैं। वहां भी एक थंब रूल बनाया हुआ है मैंने कि भाई जिस डायरेक्शन में लाइट रेज आ रही हो उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे, वो हमारी सारी नेगेटिव होंगी। यहाँ पे आप देख तो लाइट रे हमेशा किधर जा रही है बच्चों, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन जा रही है, तो इसे हमने क्या मान लिया पॉजिटिव, सेम ही तो है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। आप बस इसमें ये लगता है, बट 90% केसेस में लगता है, 10% केस ऐसे हो जाते हैं जब ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है हमारा, ठीक है।
तो इसीलिए मैं अभी आपको बता दिया, बट आप दिमाग मत लगाओ। आपको टीचर्स कहें कि ऐसा भी हो सकता है तो हाँ हो सकता है, बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल ना तो आज तक आया और ना ही आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमेशा। ठीक है, अब आपको समझते हैं कि बेटा आप खुद बताओगे कि हम लोगों ने ठीक है, अब आप बताना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। बेटा बताओ, अगर ये हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो फोकल लेंथ किधर होगी? लेफ्ट साइड में, यानी किसकी होगी? नेगेटिव। कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव। याद रखोगे, भूलना मत, ना ही मैं रटा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, अब ये पोल के राइट साइड में या लेफ्ट में है? बताओ। राइट में है तो किसकी होगी? पॉजिटिव की होगी। किसके लिए बताओ? कॉन्वेक्स मिरर। अब एक बात कभी कभी ये भी आती है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, और ज्यादातर केसेस में वो कंफ्यूज करने के लिए आपको कॉनकेव की जगह कन्वर्जिंग बोल देते हैं और कॉन्वेक्स की जगह डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो याद रखना कि भैया जो कॉनकेव मिरर है उसका नेचर क्या है? कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स का नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। याद रखोगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। ठीक है, समझ रख रहे हो। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है बताओ? लेफ्ट साइड में। किसकी होगी? और इसकी किसकी होगी? पॉजिटिव। यानी कि हमें पता है जो नेचर हमारा फोकस का होता है वही हमारा किसका होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी होता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? बताओ। r/2 होता है। याद है? भूल गए? फोकल लेंथ, और अभी मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जो मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, वही क्या है? फोकस है, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, यानी कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड पोल विल बी हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। है ना, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। सीपी की आधी कितनी है? एफपी। है ना, बोलो यहां तक क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो इमेज फॉर्मेशन में आपको पता है ऑब्जेक्ट कब भी रखोगे, देखो कोई भी इमेज तभी फॉर्म हो सकती है जब हम उससे, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है? जब उससे लाइट रेज आ रही हो हमारे पास तक और आईज में पहुंच रही होंगी तभी दिखाई देगी। यानी कि जब ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी कि लाइट रेज उससे पड़ रही है और वो हमारे पास तक आ रही है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा। तो हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, कहीं भी रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, अब आपकी कुछ कंडीशंस हो गई। क्या कंडीशन हो गई वो देखो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहां रखा है बताओ? लेफ्ट साइड में रखा है। बोलो हाँ या ना। आपको दोनों केसेस में सिखा दे रहे हैं हम। जैसे ये हो गया हमारा, सेम केस हमारा यहां भी होगा। ठीक है, अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसके साइज को हम लिखते हैं बच्चों HO। क्या लिखते हैं? HO। एश चांद ने इसको H1 बोला हुआ है, बट हम क्या बोलते हैं इसको? HO। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। क्यों बोलते हैं बताओ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 में कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट है वो या इमेज, बट आपको पता है जैसे O आ गया तो O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए? तो HO क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर HO यहां देखें तो भी है। अब जरा दिमाग लगाओ, ये जो HO है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? और अगर ऊपर होगा कोई चीज तो किसकी होगी? पॉजिटिव। यानी कि HO जो आ गया वो हमेशा क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। कहीं कुछ भी केस आ जाए आपको पता है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रियल, इन्वर्टेड, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। HO हमेशा किसका होगा? पॉजिटिव का होगा। क्लियर? समझ गए? अब बात कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमने जितनी डिस्टेंस, अच्छा जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं हम पोल से ही ले रहे हैं, है ना? तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इसको हम? U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? U। ठीक है, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? U। कितनी होगी? U। अब एक बात बताओ, ये जो U है ये पोल के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? लेफ्ट साइड में। अगर ये लेफ्ट में है तो किसका होगा? अरे लेफ्ट में किसका होगा बताओ? नेगेटिव। यानी कि U हमेशा होगा किसका? नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, और U है क्या ये पता है ना? क्या होता है बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे ही इमेज, अब इमेज दो केसेस में बनेगी। कैसे बनेगी जरा आपको क्लियर कर देते हैं। मान लो कि इमेज हमारी बन गई यहां पे। जैसे एक बात बताना, अब ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल इमेज है या नहीं है? मैं क्या करता हूं, इस इमेज को आपको रियल फॉर्मेशन करके दिखाते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है मुझे।
आप समझना, इस ऑब्जेक्ट से पहली लाइट रे कहाँ गई बताओ, कहाँ गई है, पैरेलल, कहाँ से पास कर गई, फोकस से। दूसरी लाइट रे हम पास कराते हैं, दूसरी लाइट रे मान लो पास कराई हमने कहाँ से, फोकस से, तो ये फोकस से जो लाइट रे पास करेगी वो क्या हो जाएगी बताओ, पैरेलल, पता है ना, यानी क्या हो जाएगी बताओ, ये पैरेलल। और जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ मिली जाके बच्चों बताओ, यहां मिली, हाँ या ना, यानी कि इमेज बन गई ये वाली, क्या बन गई, इमेज। और इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, एच आई, यानी एच आई, ओके, एच आई। ऐसी बच्चों यहां भी इमेज बनेगी, बट यहां पर जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी बताओ, राइट साइड में, यानी कि एच आई अब की बार। अब एक बात बताना, ये जो एच आई है यहां पे क्या है, नीचे आया है, और यहां क्या आया है, ऊपर आया है, तो एच आई की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर हम बात कर रहे हैं नीचे इमेज बन रही है, और दिख रहे हो आप कौन सी इमेज है, ये रियल इमेज है, ठीक है, यानी कि जब भी रियल इमेज हो और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज तो आएगी ही आएगी, यानी कि जैसे ही रियल इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी तो उस केस में हमारा एच आई किसका होगा, नेगेटिव का, किसका होगा, नेगेटिव का। और अगर ये इमेज है, आप देख सकते हो इसमें रियल इमेज फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, ये किसकी होगी बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, किसकी होगी बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। जब भी पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात और पता होनी चाहिए आपको कि इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो यहां देख सकते हो v किसका है बताओ, नेगेटिव, और ये क्या है, v पॉजिटिव, यानी कि जो नेचर एच आई का है वही किसका है, हमारा v का है, समझ गए। ये साइन कन्वेंशन बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो अगर जिसको रे डायग्राम और रूल्स आते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रटोगे कि भैया ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो फिर तो कंफ्यूज होना तय है। नहीं, कॉनकेव मिरर का फिक्स केस भी याद करो, उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट भी नहीं बनती है। तो रियल तो नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा रियल तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। साइन कन्वेंशन, हाँ बोलो, फोकल लेंथ का प्रूफ भी बता दें, करोगे, अब आप कह रहे हो तो कर लो, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। एक लाइट रे आई पैरेलल, कहां से पास करेगी, ठीक। अब मेरे को यहां इंसिडेंट हो गया है, मान लो एम पॉइंट ले लिया मैंने, सही है। अगर मुझे यहां नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो नॉर्मल कहां से पास करेगा बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ, तो ये कितना होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल, ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर। क्या ये बात सच है, कैसी बात करते हो भैया, ये ऑल्टरनेटिव एंगल यहां से लेके यहां तक बन रहा है, यानी कि आई प्लस आर होगा, ये होगा या नहीं। और आपको पता है ये क्या था, आई प्लस आर। अगर मैं बोल दूं आई इक्वल्स टू अल्फा तो आर भी कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा, यानी कि ये एंगल कौन सा है बताओ, अल्फा, और ये एंगल कितना है बताओ, 2 अल्फा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं अल्फा की वैल्यू बताओ, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, याद है एक फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं एंगल ले लूं तो इसके लिए आर्क लेंथ कितनी है बताओ, एमपी है या नहीं है, यानी कि अल्फा के लिए एमपी अपॉन रेडियस कहां से कहां तक, सी से लेके पी तक, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी तो एमपी ही रहने दो, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, बोलो, अरे एम सी से लेके आर तो हुई ना ये, ठीक है। अब इसके लिए 2 अल्फा के लिए हम बात कर लेते हैं, 2 अल्फा बराबर आर कितना है, एमपी, और रेडियस कितनी है, एफ पी। 2 अल्फा, अल्फा की जगह कितना, एम पी अपॉन आर बराबर एम पी अपॉन एफ पी, कितना है बताओ, फोकल लेंथ, एम पी से एम पी कट गया, एफ बराबर आर बाई 2 आ गया। नहीं आता है भाई, कहां से आ जाएगा, हमने जब नहीं कराया तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला था आपका, कौन सा था, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, प्लस था, मिरर में प्लस होता है और हमारा लेंस में माइनस होता है। अब इस साल का सीबीएसई का सैंपल पेपर आपको दिखाते हैं और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। लेंस का भी क्या चीज, साइन कन्वेंशन, अभी लेंस पे आते हैं, अभी रिफ्रैक्शन को मैंने टच भी नहीं किया है,
ठीक है। रिफ्रैक्शन में एक या दो क्वेश्चन ऐसा कर ले, फिर आपको बताते हैं, आप लोग खुद करोगे इसको, ठीक है। आप गूगल पे कभी मत डाला करो कि ये पेपर मिल जाओ, सीधे सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्या बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं मान सकते हम, किसने कह दिया मान सकते हैं भैया, जो पॉइंट साइज उसकी डायमेंशन ही नहीं होगी, बट रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। कभी नहीं होता ना, एक मिरर के लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइंस का पेपर ये है आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर साइंस का, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लाइट के बेस पे, जैसे ये बताओ 13th क्वेश्चन का आंसर बताओ, अब तक आंसर आ जाना चाहिए, हाँ इसमें तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। 13th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। अब कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, बताओ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हो ही नहीं सकता। एट ट्वाइस द डिस्टेंस, हो ही नहीं सकता। हाफ द डिस्टेंस, और बिहाइंड द मिरर इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही बात है। ये हो सकता था बट हमेशा फिक्स नहीं है, बट फिक्स कौन सा है हमारा, डी, कहीं भी फॉर्म होगी। आपको अगर दिख रहा हो तो हमने जब कॉन्वेक्स मिरर से यहाँ इमेज बनाई है, ये कहाँ बनी है, राइट साइड में बनी है, यानी कि मिरर के पीछे बनी है, बट जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ये मिरर से दूर जाती जाएगी, यानी कि इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे, कहाँ गया, असर रीजन लाइट का नहीं है ना अभी, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर एलिमेंट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आ गए, ये भी लेंस का ही है, अभी नहीं हुआ सर चेक, हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो सर, क्यों करवाओ, चलो कोई बात नहीं, रिफ्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग, फिर तुम्हें न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है, नहीं तो इसमें से मैंने भुजा पहले करा दूं, उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है। टॉपिक डाल दो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर कुछ नया लगे तो कॉपी कर लेना, और नहीं लगे तो आप लोग कोई बात नहीं है, बस रिवाइज कर सकते हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में अगर हम देखें तो बेटा जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर हमने मान लिया एयर है, नीचे हमने कहा ग्लास है या फिर वाटर है या फिर कोई और मीडियम है, तो आप सबको पता है कि जब भी लाइट रे एयर और ग्लास की बात करें तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से इसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, और ग्लास के पार्टिकल पास पास होने की वजह से हम इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। यानी कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम यानी कि दो मीडियम से पास करती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है चेंज, पता है या नहीं। मान लो लाइट के पार्टिकल्स हैं, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है लाइट के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। यहाँ हम पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइट जब भी पार्टिकल्स के फॉर्म में पास चल रही होती है तो इनके पार्टिकल की स्पीड जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी तो कम हो जाएगी, होगी या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग मान लो लाइट के पार्टिकल हैं क्या, कुछ पार्टिकल फिर दौड़ रहे हैं और दौड़ते 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 क्या हुआ कि भाई किसी ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां पे डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, कंजेस्टेड एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड तो कम हो ही जानी है, और स्पीड अगर कम नहीं करेंगे तो कोलिजन होगा, तो नेचुरली हो जानी है। यानी कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से ये अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी इसका प्रूफ भी देख लो आज, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक मीडियम है इस तरह पे, ठीक है, इसकी थिकनेस मान ली मैंने कितनी है 1 मीटर की है, एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर ले ली। अब अगर कोई भी लाइट रे थी, वो लाइट रे हमारी ऐसे आ रही थी, ठीक है, ये लाइट रे कैसे आ रही थी, इस तरह से आ रही थी। अब अगर लाइट रे हमारी ये मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता बताओ, ये लाइट रे बच्चों सीधे इस तरह से पास कर जाती, करती या नहीं बोलो, यानी कि लाइट रे हमारी इस तरह से पास कर जाती। अब क्योंकि ये मीडियम चेंज हुआ है,
मीडियम चेंज हुआ है और एयर से ग्लास में आई है, यानी कि ये होगी भैया इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। और स्पीड कम होती है तो स्पीड का फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड कम हो गई तो सेम टाइम में उसे डिस्टेंस भी वो क्या करेगा, कम कवर करेगा, करेगा या नहीं। अब मैं आपको दो पाथ बनाता हूं, आप खुद ही बताइए कि भाई एक पाथ हो गया ये वाला हमारा और एक पाथ हो गया हमारा ये वाला। अब आप खुद बताएंगे कि सर वो कौन सा पाथ चूज करेगा, ठीक है, 1 या 2। 1 क्यों करेगा, क्योंकि 1 में डिस्टेंस क्या है, कम है या नहीं, यानी कि क्योंकि 1 में डिस्टेंस कम है तो ये किधर को बेंड हो गया, इस डायरेक्शन में बेंड हो गया। और आप देख रहे हो लाइट रेज पासिंग फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर एंड इट इज बेंडिंग। मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा। एंड द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसे हम। ऐसे ही जब लाइट रे बच्चों डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो इसके अपोजिट फिनोमिना होगा, बट बेंडिंग तब भी होगी ही होगी। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये लाइट रे क्या होती है बताओ, बैंड हो जाती है, होती है या नहीं, बैंड हो जाती है। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास हो गया, यहाँ ऊपर कौन सा है हमारा, बोलो, ऊपर हमने ले लिया एयर और ग्लास का मीडियम, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, जब लाइट रे हमारी पास करेगी कहाँ से कहाँ तक, जब लाइट रे हमारी पास कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रे हो रही है चेंज, वैसे क्या होना चाहिए बताओ, ये लाइट रे कैसे पास करनी चाहिए, इस तरह से पास करनी चाहिए, बट क्योंकि ये लाइट रे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, बेंडिंग। अब बेंडिंग होने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक नया कंसेप्ट, और उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। बना सकते हैं नॉर्मल। ये क्या बन गया हमारा, नॉर्मल। क्या बन गया हमारा, नॉर्मल। ये जो लाइट रे आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ। अब ये पता है आपको कि अब लाइट रे किधर को बेंड होगी बताओ, क्योंकि लाइट रे की स्पीड हो जाएगी कम तो ये ऐसे डिस्टेंस यानी कि इधर को बेंड हो जाएगी, यानी कि लाइट रे विल बेंड किधर को बताओ, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, समझ गए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल क्या हो गया हमारा, आर, ठीक है। ये कौन सी रे हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। कौन सी रे हो गई हमारी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, एंगल आर से ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, उस केस में आर बड़ा हो जाएगा, आई हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन सा है, वो है हमारा ग्लास स्लैब का, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का। जल्दी से समझते हैं कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ग्लास स्लैब एक्चुअली में जो होती है ना बच्चों, नेक्स्ट बताता हूँ, जो ग्लास स्लैब होती है हमारी वो एक्चुअली में क्या है, वो एक 3D ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। एक्चुअली में इस तरह की होती है, ये 3D ऑब्जेक्ट होती है, एक्चुअली में तो 3D ऑब्जेक्ट होती है। बट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं सामने से देखूं बेटा इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि ये क्या नजर आ रहा होगा, एक रेक्टेंगल की शेप का नजर आएगा। इसलिए आप देखना आपके बुक में या फिर जहां भी देखोगे आपको ये रेक्टेंगुलर शेप दिखाई जाती है, बट एक्चुअली में ये क्या है बच्चों बताओ, ये 3D है। क्या है बताओ, एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ गए। अब ये लाइट रे जब अगर 3D ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, अब हम इससे पास कराते हैं लाइट रे को, आप कोई भी शेप देख लो इसकी, एक रेक्टेंगल यहाँ है, एक रेक्टेंगल यहाँ है, एक रेक्टेंगल यहाँ, ये सारे इसके क्या हो गए, फेस हो गए, सारे क्या हैं इसके, फेस हो गए, ठीक है, समझ गए। ये है हमारी ग्लास स्लैब। तो अब बनाने के लिए हम लोग भी क्या करेंगे, इसको साइड करते हैं और हम भी क्या करेंगे, एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते हैं और वो होगा हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक। यानी कि इसके सामने वाला पोर्शन जो हमें नजर आ रहा है वही हमने बना लिया। अब लाइट रे को हमने पास कराना है तो यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर। ये किसका बना हुआ है बताओ, ग्लास, और ये किसकी बनी हुई है, एयर। जब भी कोई भी लाइट रे हमें पास करानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, एक लाइट रे हमने पास कराई,
अगर ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता, अगर ये मीडियम नहीं चेंज हो रहा होता तो क्या होता बताओ? ये सीधी चली जाती या नहीं? ये सीधी चली जाती है और कोई भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल सीधी चली जाती। बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, इस पॉइंट पर देखा जाए तो लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है। तो भाई यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है? एक नॉर्मल हो गया हमारा ये, ठीक है। अब किधर को बेंड होगी बताओ? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि बेटा हमने कहाँ को? टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने क्या करा दिया? इसको बेंड करा दिया। सही है, ठीक है। अब अगेन इस पॉइंट पे आ गई ये लाइट। अब ये लाइट अगर इस पॉइंट पे आ गई, अब क्या हो रहा है बताओ? ये लाइट रे कहाँ से कहाँ पास कर रही है? डेंसर से रेयर में। और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में पास करेगी तो क्या होगा बताओ? ये अब ये तो अगेन आपको क्या करना है बताओ बच्चों? अगेन क्या करना है हमें? ठीक है, एक नॉर्मल ये हो गया हमारा, और दूसरा नॉर्मल हमने क्या किया? यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आपको भले ही ये कई सारे दिख रहे हो, बट आपको पता है हर एक चीज का मीनिंग है इसमें, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ पास कर रही बताओ? डेंसर से रेयर में। और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में पास करेगी तो क्या होगा बताओ? ये बेंड होगी कहाँ से कहाँ तक? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल 45 ही था ना? ठीक है, तो पैरेलल क्यों नहीं नजर आ रही मुझे? पैरेलल है या नहीं है? है, ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो लाइट रे आ रही थी, अगर मैं इसको बोल दूं O, इसको बोल दिया जाए A, इसको बोल दिया जाए B, इसको बोल दिया जाए C, ठीक। तो जो OA है इसे क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे हम? इंसिडेंट रे। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? इंसिडेंट रे। उसके बाद AB क्या होती है बताओ? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और BC क्या होती है बताइए? एमरजेंट रे। क्या होती है बताओ? एमरजेंट रे, ठीक, समझ गए। अब ये नॉर्मल है हमारा एक, यानी कि N1, एक नॉर्मल ये है हमारा N2। ये एंगल कौन सा बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कौन सा बन गया? एंगल ऑफ, ये एंगल कौन सा बन गया? एंगल ऑफ एमरजेंट, क्योंकि ये लाइट रे बाहर निकल रही एमरजेंट। अब आप पे नोटिस कर रहे हो ये जो लाइट रे इंसिडेंट थी वो ये वाली थी, ये एमरजेंट रे, ये दोनों क्या हैं आपस में? पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रे के बीच में हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन, या फिर बोलते हैं शिफ्ट। यानी कि अपने पाथ से कोई लाइट रे कितनी ज़्यादा शिफ्ट हो गई, कितनी ज़्यादा आगे की तरफ को ट्रांसफर हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं या फिर शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि शिफ्ट के बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में, 12th क्लास में सिलेबस में क्वेश्चन है इस पे कि शिफ्ट कितनी होगी, थिकनेस इतनी है तो कितनी होगी, मीडियम इतना है तो कितना होगा, ये सब चीज़ नेचर होंगी हमारे 12th क्लास में। क्या आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्लियर है? बोलो, ग्लास स्लैब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहां पर एक चीज और आ जाती है, वो है हमारा स्नेल्स लॉ, और काफी इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ये स्नेल्स लॉ क्या होता है वो देख लो। आपने देखा होगा कि यहां पर I और R बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे बेंड हो रही है, और लाइट रे जब बेंड होगी तो कभी भी लाइट रे की बेंडिंग की वजह से I और R बराबर नहीं हो सकते। और जब I और बराबर नहीं हो सकते तो क्या देखा गया? इन्होंने कहा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और इस कांस्टेंट को मेजर किया गया तो ये निकला म्यू के बराबर, ठीक है। और इस म्यू को ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर कभी भी एग्जाम में स्नेल्स लॉ लिखने को आ जाए तो ये कहना द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। बट अगर इसको इस तरह से लगाने बैठ गए तो हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों हो सकती है प्रॉब्लम? आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है? ये बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के ऊपर एयर है। क्या है?
एयर है, नीचे क्या है हमारा ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया म्यू ए, इसका कितना ले लिया हमने म्यू जी। लाइट रे आई यहां से यहां तक, ठीक है। अब क्या होगी बताओ, इधर को बेंड हो जाएगी, यहाँ एंगल कौन सा है आई, यहाँ कौन सा है आर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भैया म्यू ए लगाएं या म्यू जी लगाएं, क्योंकि हमारा म्यू जो है ना वो किसका किसका रेशियो है बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है। तो ये जो म्यू होता है ये एक्चुअली में रेशियो ही है, किसका किसका है, कैसे कैसे है, उसे लगाने के लिए कभी भी इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई ना करें। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बताओ, एयर से आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू ए, कितना है म्यू ए, उसमें एंगल कौन सा है बताओ आई, यानी कि म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू, जा कहाँ रही है ग्लास में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू जी, एंगल कितना है साइन आर, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ साइन आई अपॉन साइन आर निकालो तो ये क्या आ गया हमारा म्यू जी अपॉन म्यू ए। दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 एज्यूम करते हैं, और अगर 1 एज्यूम करोगे तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ म्यू बचेगा। इसीलिए आपको स्नेल्स लॉ में सिर्फ म्यू दिखाई देता है, दो नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। हमेशा अप्लाई इस तरह से करना, क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। अदरवाइज इस तरह से करने की कोशिश की तो चांसेस हैं कि गलत हो जाए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा गलत ही हो जाएगा, बट चांसेस हैं कि गलत हो जाए, ठीक है, समझ गए। इस म्यू के रेशियो को बताने के लिए एक रेशियो और कहा गया, क्या कहा गया कि म्यू इज अ रेशियो ऑफ म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसको भी बोला गया, जहां पे c जो है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ होती। ये कहानी है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कभी कभी आता है, रेयर चांस है, बहुत कम चांस होते हैं कि इस पे कोई क्वेश्चन बने। हल इसको आगे के क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझ गए, बोलो ठीक है, समझ गए। अब जो तुम्हारी बात थी रे डायग्राम, और आते हैं हम लोग अपने क्या बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशन। जो आप लोग कह रहे थे ना साइन कन्वेंशन बता दो, वहां पे भी आते हैं हम साइन कन्वेंशन पर, फिर करते हैं हम न्यूमेरिकल्स और आगे की प्रैक्टिस। हाँ वो हाँ उस अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें कर लेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। कब है, हाँ करा देंगे हम, आराम से करा देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपको सोचो सर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ह्यूमन आई, चारों चैप्टर पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, हाँ तो कोई बात नहीं, करा देंगे उसको भी, है ना। छोटा जो पोर्शन बचेगा, एक्चुअली रिवीजन वाला स्टार्ट हो गया ना ये, नहीं तो कब का हो चुका होता। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने साइन कन्वेंशन की तरफ, ठीक है, साइन कन्वेंशन की तरफ। यहाँ भी आपको एक ही रूल बताएंगे हम। साइन कन्वेंशन पहले आपको पता है कि लेंस को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। जब भी हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा तो ऐसा लेंस जो बीच में से थिक और साइडों से थोड़ा थिन होगा, एजेस पर थिन होगा, उससे हम क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स। और अगर कोई ऐसा लेंस है जो हमारा कुछ इस तरह का है, जिसको बीच में थिन है ये और एजेस पे क्या है थिक है, इससे हम क्या बोलेंगे, हम बताओ कॉनकेव लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। अब आप समझना इस चीज को, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तो बताया था कि 3 तरह का होता है, ठीक है, ये भी 3 तरह का होता है, बट अभी इतना ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करने वाले। अब आते हैं हम लोग सीधे इसके इस पे साइन कन्वेंशन पर, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, क्या ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जो लाइन है ना, यही हमारी पूरा बता देगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के जैसे हमारे पास वहां पर पोल था, यहां क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये कर्व्ड सरफेस है, इसे कंप्लीट किया जाएगा तो बताओ यहां पे क्या आएगा, बताओ एक पूरा स्फेरिकल आएगा। और जब स्फेरिकल आएगा तो हर एक स्फेयर का सेंटर होता ही होता है, और जब सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है रेडियस तक की डिस्टेंस, और रेडियस हमेशा ही फोकल लेंथ की डबल होती है। तो यहाँ सेंटर ना बोल के क्या बोलते हैं बताओ, 2f बोलते हैं। अगर इसको 2f1 बोल दो तो ऐसे इस साइड में भी होगा, कितना बताओ, 2f2 होगा, ठीक। अगर 2f1 यहाँ है तो इसका आधा कितना होगा बताओ, f1, यहाँ कितना होगा, f2, सही है, ठीक है, समझ गए। अब आपको बताते हैं, एक रे डायग्राम बना के और क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, मान लो यहां रखा हुआ है,
ठीक, एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है, इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आपको पता है इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कहाँ है, बताओ, ऊपर की तरफ है, HO। इस ऑब्जेक्ट की लेके ऑप्टिकल सेंटर पे जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा कितनी है वो बता, U। पता है हमें ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, U होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है हमारी, U होती है। अगर मुझे इसकी इमेज फॉर्म करनी है तो इमेज फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए हमें, बताओ, एक लाइट रे, और जो लाइट रे कहाँ जा रही है हमारी, इसके पैरेलल। याद करो, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास करती है, इसके फोकस से, सभी को पता है। अगर लाइट रे हमारी जा रही है तो कहाँ से पास कराएंगे हम, फोकस से। ठीक है, कहाँ से पास करा दिया हमने, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करा दो, मान लो ऑप्टिकल सेंटर। चलो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो आपको दिख रहा है कि ये कहाँ मिलेगी जाके, कहीं आगे मिलेगी जाके, और जिस पॉइंट पे ये मिलेगी आगे बहुत दूर जा रही है भाई, ये तो पहले थी जबरदस्ती मिला देते थे, अब तो मिलेगी नहीं। मिल गई जाके अल्टीमेटली। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मिली जाके, उस पॉइंट ये कुछ बहुत दूर नहीं मिली जाके, इतनी बड़ी इमेज बन गई जाके, सोच के देखो, वहां जबरदस्ती मिला लेते थे, है ना, स्केल से हम कहते थे, अब आपको दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली करता हूँ क्या कि आपकी इसको बढ़ा देते हैं आगे तक, सही है। ठीक है, अब जो इमेज बन रही है हमारी, जहां पर हमारी फॉर्मेशन हो रही है इमेज की, वो इस पॉइंट पर तो हो रही है, बोलो। ठीक है, ये जो है हमारा वो एक्चुअली में क्या है, HI है। क्या है हमारा, HI है। जो हम लोग कहते थे ना वहां पे इन्वर्टेड बनी है, बड़ी इमेज बनी है, अब दिख रही होगी बड़ी इमेज क्या होती है। ठीक है, अब आपको कुछ साइन कन्वेंशन सिखाते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, ये HO देख रहे हो, ये हमारी, देखो आपको पता है कि जो हमारी इमेज बनती है वहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, बताओ बच्चों, बोलो। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो क्या बन जाएगी हमारी, V। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ये क्या होगी हमारी V। ये क्या होगी, दूसरा कलर कर देते हैं ना, मर्ज कर रहा है, कौन सा कर दें, चलो ये कर दो। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बना है इसी में बहुत सारे साइन कन्वेंशन आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर हो जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बताओ। जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल तक की डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या बोल दी बच्चों, फोकल लेंथ, F फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जरा साइन कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फोकस की, F की। यहां पर जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है या लेफ्ट में, राइट में। यहां भी वही रूल है, O को हम क्या मानेंगे बताओ, ऑरिजिन मानेंगे। ऑरिजिन के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। F किसकी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। कौन से लेंस के लिए, कॉन्वेक्स। अब ये मत कंफ्यूज होना कि वहां कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, या कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है क्या नहीं। आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ क्या है हमारी, पॉजिटिव की है। किसकी है, पॉजिटिव की है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को जो पैरेलल जा रही थी वो क्या कर दिया उसने, दूर भेज दिया, पास ले आया, पास। यानी कि इसलिए कौन सा लेंस है ये हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है। वहां पर कन्वर्जिंग नेचर किसका था, कॉनकेव का था। ठीक है, अगर यहीं पर फोकल लेंथ हम बात करें, प्लस की जगह हमने किसकी कर दी बेटा, माइनस की। माइनस किसके लिए होगी हमारी, कॉनकेव लेंस के लिए होगी। किसके लिए होगी हमारी, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कौन सा होगा हमारा, डाइवर्जिंग होगा। कौन सा होगा, डाइवर्जिंग होगा। सही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग U। आपको पता है कि जब भी कोई इमेज फॉर्म हो रही है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है तो U किसका होगा, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। HO हमेशा ऊपर की साइड रखा जाएगा तो HO भी क्या होगा हमारा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि HO किसका होगा बेटा, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। HO विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जरा साइन कन्वेंशन। यहां पर जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है या लेफ्ट में, राइट में। यहां भी वही रूल है, O को हम क्या मानेंगे बताओ, जो ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है उसके क्या कर दिया उसने, दूर भेज दिया, पास ले आया, पास। यानी कि इसलिए कौन सा लेंस है ये हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है।
पॉजिटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं U हो गया, HO हो गया, अब बात कर लेते हैं V की। ठीक है, V मतलब इमेज डिस्टेंस। यहां V ऑप्टिकल फाइंडर के राइट में है या लेफ्ट में? राइट में। राइट में है, किसका होगा? पॉजिटिव। ये इमेज रियल है या वर्चुअल? रियल, क्योंकि एक्चुअली बनी है यहां पे, यानी कि कौन सी इमेज हो गई? रियल। एंड इसके साथ ही साथ क्या है? अगर ये वर्चुअल होती तो क्या बनता बताओ? नेगेटिव। अगर कभी भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता तो इमेज कैसी होगी बेटा? नेगेटिव। ठीक है, समझ गए? सिमिलरली अगर एच आई की बात करें तो यह नीचे की तरफ है, यानी कि एच आई के भी दो केस बन गए। एच आई विल बी नेगेटिव। कब है नेगेटिव बताओ? अरे एच आई नेगेटिव क्यों है ये बात पता है? एच आई नेगेटिव क्यों है बताओ? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। नीचे बन रही है तो एच आई किसका हुआ? नेगेटिव। किसके लिए? रियल एंड इनवर्टेड के लिए। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो कौन सा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब बताओ, कोई साइन कन्वेंशन नहीं आया हो तो। ठीक है, इसके बाद यहां पे थिन लेंस फॉर्मूला भी है। कौन कौन सा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और हमारे पास जो एक मैग्निफिकेशन भी है, कितना है? v/u। हालांकि कुछ बुक्स में vu की जगह इन्होंने और भी इन f और v के फॉर्म में, f और u के फॉर्म में बताया हुआ है, बट हमें यही लगाते हैं हमेशा। और एक होता है hi/ho। वहां पर मिरर के केस में यहां बस माइनस आ जाता है और कुछ नया नहीं होता। यहां फोकल लेंथ रेडियस की आधी नहीं होती, याद रखना। फिर पता लगा कि रेडियस दिया हो ऑफ कर रहे हो, मत करना यहां पे कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए फॉर्मूले किसके? इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, तो ये है पूरा लाइट का कंडीशन। इसमें एक टॉपिक और भी है, छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा पावर ऑफ लेंस। कौन सा है? पावर ऑफ लेंस। आप खुद बता दोगे कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। हमने दो लेंस ले लिए, एक लेंस हो गया ये और एक लेंस हो गया हमारा ये। ठीक है, ये लाइट रे जो पैरेलल आ रही थी उसने क्या किया? यहां कन्वर्ज किया इतनी दूर, और ये लाइट रे है इसने क्या किया? यहीं पास कन्वर्ट कर दिया। तो किसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। बट अगर हम बात करें फोकल लेंथ, इसकी क्या है बेटा? कम है। यानी कि जिसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ क्या है? कम। तो पावर का मतलब ही कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी होती है। तो किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी उसकी फोकल लेंथ के इनवर्स में है। और इनवर्स में है यानी कह सकते हैं पावर जो होती है वो इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होती है। ये मीटर में है क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है। अगर सेंटीमीटर में लगाओ तो क्या हो जाएगी? 100/f हो जाएगी। f शुड बी इन सेंटीमीटर। एंड पावर की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं इसे हम? डायोप्टर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एक तरह का रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चंस जिनमें तुम लोग बहुत डरते हो, पता नहीं क्यों डरते हो न्यूमेरिकल्स। बढ़े आगे? कॉपी तो नहीं करना है? नहीं ना? ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन पे। कहां गया हमारा लेंस वाला क्वेश्चन? था एक ना यहाँ पे। हाँ जी भाई, 24th से करो। 24th क्वेश्चन जल्दी से। 24th क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। A ray of light is traveling from A to B and another ray is traveling from B to C. एक A से B जा रही है, एक B से C जा रही है। In which of the two cases the refracted ray bend towards the normal? अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। हमें ये नहीं बताना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड क्या है, आई क्या है, आर है। यहां ये बताना है कि कब बेंड हो रही, किधर को हो रही है। लो लगाओ दिमाग, सोचो। सोचिए सर, सोचिए। देखो हो गया। अब आप अपने ऑप्शन आपने चूज ही कर लिए। अब हम आपको बता देते हैं। आपने कुछ नोटिस किया होगा, ये है हमारे पास कोई एक मीडियम का, ये है हमारा रेयरर मीडियम। ठीक है, ये क्या है हमारा ऊपर? रेयरर मीडियम, और नीचे क्या है हमारा? डेंसर मीडियम। लाइट रे जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है, डेंसर का हमेशा ही क्या होता है? ज्यादा होता है। अब आप खुद बताना, सबसे डेंसर कौन सा मीडियम बताओ? 1। बी सबसे डेंसर है, ठीक। उससे कम कौन है? ए। उससे कम कौन है? सी। अब हमें ये बताना है, एक रे है ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है। अगर ए से बी जा रही है यानी कि ये कहां से कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर में जा रही है या नहीं? कैसे पता किया? क्योंकि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, बी का कितना? 1.8। तो बी वाला डेंसर मीडियम है। ठीक है,
एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। अब बी टू सी जा रही है तो लाइट रे कहां, डेंसर से रेयर में। अब हमें ये बताना है टूवर्ड्स नॉर्मल किधर को बेंड होगी जब भी लाइट रे। अच्छा एक बात बताओ, पहले कहां से कहां जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल तब बेंड होती है जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है। अब रेयर से डेंसर में कौन से में बताओ, ए टू बी, क्योंकि बी टू सी में कहां पे कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, यानी कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ, ए टू बी। अब अपनी मर्जी से मत कर देना कि सी टू ए जा रही है तब भी आंसर सही है, बात ठीक है आपकी, बट सी टू ए इज नॉट इन द ऑप्शन ओनली। सी टू बी जाएगी तब भी बेंड होगी, बट क्वेश्चन में क्या कहा है, ए से बी और बी से सी ओनली, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। उसके बाद बी ऑप्शन बताओ। एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हालांकि आपकी रीचेक होती है कॉपी, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एज यू ऑल नो। तो जब इन्होंने कहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो प्लीज राइट द रीजन ऑल्सो। सिर्फ आंसर मत लिख के आ जाना ए टू बी, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे इसमें। ए टू बी में क्या लिखेंगे, बिकॉज ए इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड बी इज डेंसर मीडियम, सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम, पता ही आपको कैसे कहानी लिखनी होती है, आप सब इंग्लिश सोशल पढ़ते ही हो, ठीक है, कर लो, ठीक है। बी ऑप्शन बताओ, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज। आपको पता है इसकी स्पीड इंक्रीज कब होगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, यानी कि हमारी कौन से ऑप्शन कौन से है, बोलो। कुछ दिमाग लगा रहे होंगे सर, पहले वाले का ए टू बी हो गया तो दूसरे वाले का बी टू सी होना ही होना है ना, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, कंफ्यूज मत कर जाना कभी, ओके, हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी, क्या ऐसे क्वेश्चन है किसी बुक में दिए हुए नहीं है, एनसीईआरटी में तो कतई नहीं है, एशचांद में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ठीक है, इस बार उन्होंने कहा है तो हो सकता है आ सकते हैं। देखो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, कहां गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 करो भाई, 31, क्वेश्चन नंबर 31। थर्टियथ क्वेश्चन देखो जरा, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन बायो में डाल दिया। मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, 9th क्लास में ऐसे ही पढ़ा होगा तुमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल बोर्न इन अ चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली, बताओ। चलो कोई बात, 30 नहीं 31 पे पढ़ो आगे, 31 पे पढ़ो आगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 31। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, बट क्यों होता है मिनिमम, ये बताना है हमें। इतना कंफ्यूजन, इट लुक्स लाइक दैट वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। है भाई, चलो बताएं, पहले बताते हैं, चलो। वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बता जरा ध्यान से बताओ, हमेशा हमने देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्या यह बात पता है, अभी बताया था। इन्होंने कहा है, क्या एक बात बताओ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा क्या होगी, v से क्या होगी बताओ, ज्यादा। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, और v हमेशा क्या होगा, कम। और आप मैथ्स का रूल जानते ही हो, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो वो हमेशा ही क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो आंसर इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट यहां वैक्यूम में नहीं कहा गया है, किसमें कहा गया है, एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is always greater than speed of light in the medium, so the refractive index of the medium is always greater than 1। ठीक है, समझ गए, हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा। ओके, बताओ सेकंड वाला पार्ट बताओ जल्दी से। लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, कहां एयर,
अच्छा अच्छा ठीक है। इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक गिव अ रीजन बाय द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्शन बताई थी, उसमें कहा था कि जब भी लाइट रे दो कंडीशन में डेविएट नहीं होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो और दूसरा ये नॉर्मल इंसिडेंस कर रही हो। अब जरा एक बात बताना, लाइट रे इन्होंने कहा है कि इस पॉइंट पर बेंड क्यों नहीं हुई। ठीक है, अगर लाइट रे मैंने यहां पास कराई है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, करेगा या नहीं। यानी कि यही हो गया इसका नॉर्मल, यही हो गई इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया हमारा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो साइन आई कितना हुआ बताओ, तो साइन आर कितना होगा बताओ, साइन आर जीरो तो आर भी कितना होगा, यानी कोई बेंडिंग नहीं होगी, बिकॉज एट द इंटरफेस द लाइट रे इज फॉलिंग नॉर्मल टू द सरफेस। और जब भी कोई नॉर्मल पास करती है तो क्या होता है, लाइट रे का बेंडिंग नहीं होती है। एक ग्लास स्लैब की बात कर लो, या फिर ग्लास स्लैब है, लाइट रे अगर ऐसे पास कर गई तो बेंडिंग नहीं होगी, वो क्या होगी, सीधे पास कर जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो ये कहानी है हमारी किसकी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। क्लियर है, बोलो। Complete the ray diagram of the above scenario when the light ray comes out of the plastic block from the top end। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये प्लास्टिक ब्लॉक के अंदर थी, यहां ऊपर क्या है बताओ, यहां पे लाइट रे विल पास फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बना लोगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा बताओ, ये 40 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा बच गए, थोड़ा सा बच गए। अगर ये 40 की जगह 42 दे देता ना तो ये कहानी ही चेंज हो जाती, सिनेरियो ही चेंज हो जाता पूरा। तो ये पता, ये लाइट रे फिर बाहर नहीं जाती, फिर वो नीचे आ जाती वापस। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आ जाती, चुप रहो, अभी बता देंगे 12th में, फिर क्यों नहीं, हमसे थोड़ी पढ़ोगे तुम, तो कुछ ना कुछ बचा के तो रखेंगे ना। बॉयल ड्रॉपलेट के अंदर भी होता है। बस आप दिमाग मत लगाओ ज्यादा, आपको याद थोड़ी रखोगे कि भैया यहाँ 42 होता है, यहाँ 41 होता है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, हालांकि मैंने भी गलत ही बताया तुम्हें, क्योंकि ये ग्लास के लिए 42 होता है, प्लास्टिक के लिए नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की, बट आप अभी दिमाग मत लगाओ इतना। हाँ, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ये लाइट रे बच्चों कहां से कहां पास कर रही है बताओ, बोलो। ये लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू मीडियम इट विल बेंड। लाइट रे ऐसे जा रही थी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, कहानी क्लियर हो गई हमारी। सही है, तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, और ये आई थिंक मैंने पहले भी देखा है कि पहले भी आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, हो जाएगा, बोलो आगे बढ़े, बोलो। हाँ 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 हाँ, अभी आ रहे हैं, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन करेंगे, आ रहे हैं। रहमत क्लासिफाइड एक्स बाई एनालाइज्ड, हाँ भाई आगे 36, क्वेश्चन नंबर 36। और हाँ, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, शायद आप लोगों के मैंने ऐप में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के नोट्स शेयर करा दिए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, डिटेल में नोट्स हैं, बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज कीजिए उनको। ठीक है, और किसी को अगर नहीं मिले तो मेरे से ले लेना, मैंने ऑलरेडी, और जिनके पास ऐप का सब्सक्रिप्शन है तो उस ऐप पे भी पढ़े हुए हैं सारे। ठीक है, लेक्चर सारे, वीडियो लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं ऐप पर, वो ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, करो क्वेश्चन 36। हो ही गया होगा अब तक तो मुझे लगता है, नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ, फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, सही है, अब ठीक है।
हुआ? आया? टाइम इज अबाउट टू ओवर। हो गया? ठंडा पानी। टाइम अप। चलो देखो, करें, बहुत आसान है। द अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। पहले तो ये बात बता दो कि लेंस कौन सा है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ अभी सिखाई थी मैंने, एफ बराबर, बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि कितना है ये, प्लस का 5 मीटर। कोई डाउट यहां तक? वॉट इज द, कितना घटिया क्वेश्चन पूछ लिया बताओ, मतलब हाँ, ऐसे ही आते हैं सर, सीबीएसई यही पूछती है क्वेश्चन। हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं बहुत एडवांस्ड है। सीबीएसई के क्वेश्चन किसी भी साल उठा के देख लो, इट लाइक हलवा। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का। दूसरा कितने का है? 2 नंबर का। तीसरा कितने? 2 नंबर का। ठीक है, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर, बताओ। कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से लग रहा हो तो कॉन्वेक्स के साथ साथ आप लिख देंगे बीच में कौन सा, कन्वर्जिंग। बट मत लिखना एग्जाम में कॉन्वेक्स ही लिखना, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्वेक्स का नेचर चेंज हो सकता है, डाइवर्जिंग भी बन सकता है, इसको किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस। रियल बनानी है, इन्वर्टेड बनानी है, तो अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इधर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी बताओ? इधर बनेगी या नहीं? रियल एंड इन्वर्टेड यही तो हुई। बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी है? 7 मीटर। और ये क्या होता है बताओ? v, यानी कि v इज 7 मीटर। प्लस की या माइनस की? अरे बोलो, ये v इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है या लेफ्ट में? राइट में क्या होता है? अब मत कहो ये बात, बोलो v पॉजिटिव हुआ या नहीं, क्योंकि ये क्या है बताओ? राइट साइड में है। अरे है या नहीं है? और आपको ये बात अभी तो बताई थी भाई कि v किसका होगा बताओ? पॉजिटिव का, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बताया था या नहीं? ठीक है, तो v किसका हो गया? पॉजिटिव का। अब उसके बाद हमने बढ़ा है और बड़े आगे हम लोग 7 मीटर। देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें क्या निकालना है? u। मुझे क्या आप बता सकते हो ये कैसे निकल सकता है? यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/u इधर लेके आ जाओ, इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। 1/v कितना है बोलो? 7 माइनस 1/f कितना है? एलसीएम 35, 5 माइनस 7 माइनस 2/35, यानी कि बच्चों u जो आया हमारा निकल के, तो u जो आया वो कितना आया? माइनस का 17.5 मीटर। बोलो ये बात क्लियर है? इतना ही आ रहा है क्या? तुम्हारा कुछ और आ रहा था, 35 17 कुछ समथिंग लाइक। हाँ, तो रियल इन्वर्टर की किया हमने। ठीक है, आ गया सबका? कितने बच्चों को आया था ये बात पहले से ही? आप लोग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ नीटली लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन सेकंड। अब आपको पता है, आपको केस सिखाते हैं। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। कितनी दूर बनी है बताओ? 7 मीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5, यानी कि यहां तक 5 है, तो 2f कहां पे होगा बताओ? 10 पे, यानी कि द इमेज इज फाउंड बिटवीन f एंड 2f। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? बियॉन्ड 2f। अब इसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूं कि जब भी एग्जाम में डायग्राम बनाने को आए तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आई बताओ? 17.5। 17.5 का मतलब 17.5 है, यानी कि बच्चों ये जो है ना, ये हुआ 5, यहाँ क्या होगा? 10, तो 17.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा या नहीं? पहले लाइट रे पास कराओ पैरेलल, कहाँ से पास करेगी बताओ? वो फोकस से। कहाँ से पास करेगी वो? फोकस से। फोकस से पास करा देना। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कहाँ मिल जाएंगी? यहाँ। इमेज बन गई बस, दिस इज डायग्राम। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल
इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40। अच्छा, इसके आगे भी है। हाँ भाई, कॉपी तो नहीं करना था वो, नहीं ना? हाँ करो भाई इसको जल्दी से, मिरर वाला भी करो जल्दी से। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 2 मिनट पूरे। 20 मिनट? मुझे लगा 20 मिनट चाहिए तुमको। हाँ भाई, किसका? ये तो गा ही नहीं रहा है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है, कुछ ना कुछ छुपी जाए, नहीं छुप रहा है। सही है। V6.67 मतलब 20/3। 10 सेंटीमीटर HO। हुआ? अब तक तो आंसर आ जाने चाहिए। आ गया? इधर लास्ट आ गया आपका आंसर। ट्वेंटी अपॉन थ्री बता रहे हैं ये लोग बच्चे तो। 13.34। ठीक है, चलो देखो, आसान है क्वेश्चन। देखो, a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी कि ये क्या है एक्चुअली में? HO इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद है? 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है, मतलब U बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब ये मत सोचना कि ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि हमेशा क्या होता है? U हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस कर्वेचर, कॉनकेव मिरर है तो रेडियस होगी बच्चों नेगेटिव की 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमेशा किसके बराबर होती है बोलो? R/2, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, मतलब क्या निकालना है? V निकाल सकते हैं या नहीं? क्या आपको फॉर्मूला पता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? माइनस का 20। 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u कितना है? -5। -5 इधर आके प्लस का 5, यानी कि 1/5 इक्वल्स टू 1/20। नहीं, माइनस का 1/20 इक्वल्स टू 1/v। 24 -1 3, यानी कि आ जाएगा v इक्वल्स टू प्लस का 20/3 सेंटीमीटर। प्लस का ही आया है। ठीक है, और इसको आप चेक भी कर सकते हो, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। रीजन क्या है? इसकी फोकल लेंथ तो भैया 10 है, नहीं 20 है, बट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 पे, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O, F एंड P, तो वर्चुअल इमेज तो बननी है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म मतलब M इक्वल्स टू माइनस V/U इक्वल्स टू HI/HO। माइनस V इज 20/3, U इज माइनस का 5, HI/HO इज 10। माइनस से माइनस कट गया, ओके। उसके बाद 5 4 जा कितना आया? HI बराबर 40/3 सेंटीमीटर। हाँ तो प्लस ही कर दिया हमने बेटा, तभी तो हमारा वर्चुअल 40/3 आया। ठीक है, समझ गए? HI कितना आया? 40/3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द पार्ट 1। आपको पता है ये कौन सा मिरर है हमारा? बताओ। कॉनकेव। ये क्या हो गई हमारा?
प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया हमारा, फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दिस, पहले लाइट रे पैरेलल गई, कहां से करेगी, फोकस, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर, दोनों कहां मिलेंगी जाके, पीछे। दिस इज द रे डायग्राम, बनाया हुआ हमने, ऐसे तो बनेगा डायग्राम, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब आई थिंक हमारे लाइट के सारे पार्ट हो गए कंप्लीट इसके, हाँ भाई, बाकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है इसे, ठीक है, लाइट के ये पार्ट तो हो गए कंप्लीट। अब तुम जो एनसीईआरटी का पोर्शन कह रहे हो वो भी देख लो। अभी मैं एग्जाम्पल बता दूंगा बाद में, देखो ये वाला क्वेश्चन था हमारा 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन यही तो ना, 9th क्वेश्चन, और आता है बहुत बार आता है एग्जाम में, 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। बताइए सर इसका आंसर, हाँ जी, डिफरेंस होता है। नॉर्मल डेंसिटी मास के बिहाफ पर होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बिहाफ पर होती है, बट 90% ज्यादा केस में दोनों सेम ही होती हैं। एक होता है टर्पेंटाइन ऑयल, ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, उनके केस में अलग होता है। एक दो ऐसे हैं जिसकी डेंसिटी कम बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। आ गया नहीं समझे, देखो 9th क्वेश्चन, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, ठीक है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसके आधे पोर्शन को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। देखो इसे समझने के लिए ना आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्री डिफाइंड टेम्पलेट नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब एक बात बताना आप, इस कॉन्वेक्स लेंस से अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो क्या कोई ज़रूरी है कि मैं, एक बात बताओ, जैसे मेरे को एग्जांपल समझते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है, कितनी लाइट रेज निकलेंगी इससे, हाउ मेनी लाइट रेज, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी ना हमारी, ठीक है, बहुत सारी लाइट रेज होंगी, इनफाइनाइट लाइट रेज होंगी। पहले लाइट रे पैरेलल पास कराई, कहाँ से पास कर जाएगी बताओ, दूसरी लाइट रे अगर यहाँ से पास कराऊँ तब वो भी आगे मिलेगी जाएगी कहीं, तीसरी लाइट रे हमने क्या की, यहाँ से कराई, इस तरह पे एंड सो ऑन, ऐसे ही होती रहेंगी सारी की सारी। मैं नीचे वाले पोर्शन को भले ही क्या कर दूं बच्चों, कवर कर दूं, तो क्या ये लाइट रे ऊपर वाले रुक जाएंगी, तो क्या ऐसा है कि हमें इमेज दिखाई नहीं देगी, दिखाई तो देगी, जैसे पहले इमेज फॉर्म हो रही थी वैसे ही अब इमेज फॉर्म होगी। बट होगा क्या, एक्चुअली में क्या होगा, पहले अगर लाइट 100 लाइट रेज पास हो पा रही थी तो अब कवर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 50 पास हो पाएंगे, और अगर 50 लाइट रेज ही पास हो पाएंगी तो पहले अगर ज्यादा ब्राइट इमेज बन रही थी तो अब थोड़ी सी डल हो जाएगी, थोड़ी सी डल हो जाएगी, बस इतनी भी डिफरेंस होगा। इमेज कंप्लीटली फॉर्म होगी, ऐसा नहीं कि इमेज फॉर्म नहीं होगी, इमेज पूरी फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होने के बाद कंप्लीटली फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट अगर हम यही केस को थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देते हैं, देखो क्या कि हमारे पास ये लेंस था, बट इस लेंस का अब की बार नीचे का आधा पोर्शन नहीं, इसके इस साइड का आधा पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं, अब लाइट पास कर पाएगी, अब तो लाइट पास ही नहीं करेगी तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, लाइट रे इज नॉट पासिंग फ्रॉम द लेंस,
ठीक है। तो अगर नीचे वाले पोर्शन को कवर किया है तो लाइट रे पास कर पाएगी, और लाइट रे जब पास करेगी तो हमारी ये कहानी को हम कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये है हमारा ब्लैक पेपर वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन थे इसमें जो मेरे को बताने थे, एग्जाम्पलर के थे। हाँ वो क्वेश्चन एमसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक है, हाँ जी, 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 38th क्वेश्चन ये 2018 में भी आया था, 16 में भी आया था, बट उन्होंने स्टूडेंट की जगह रोहित नाम लिख दिया था बस, और कुछ चेंज नहीं किया था। इतना दिमाग है बस दिमाग में टीचरों के पास। क्वेश्चन चेंज किया उन्होंने, किया स्टूडेंट की जगह रोहित नाम लगा दो, खत्म। इसके लिए कितना टाइम दे तुम्हें? 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट्स टाइमर। स्क्रीन, स्क्रीन वहां रखी जाती है जहां इमेज फॉर्म हो रही होती है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। बट हाँ, पीछे का मतलब होता है वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर बन नहीं सकती। इमेज हमेशा क्या बनती है बताओ? रियल इमेज बनती है। हाँ बताइए। पेन उठाओ, स्टार्ट करो सॉल्व करना। दिमाग घुमाने से ज्यादा बेटर है पहले सॉल्व करिए। रियल एंड इन्वर्टेड? अच्छा पूछ रही हो तो बता देंगे, हम बता देंगे, पहले आप खुद सोचो। हाँ, स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन। तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, जब स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। दिया था? अरे ऐसी क्वेश्चन देते हैं हम। अभी एक प्री बोर्ड होगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के ऐसा प्लान कर रहे हैं हम। हाँ जी, हो जाएगा। हुआ? हाँ जी, ये पोजीशन ही तो कंफ्यूज करने वाली है, यही मेन है। और हो सकता है इसी वजह से इसको लास्ट क्वेश्चन डाला हो एनसीईआरटी ने। टाइम अप। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। देखो जब भी क्वेश्चन में कभी भी ना आपको पोजीशन दी हो, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से दी हुई है। लेंस है कौन सा? हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो इसे, एक हमने कहा सबसे पहले जो हमें पता है जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या बना दो? एक प्रिंसिपल एक्सिस। एक लगा दीजिए बच्चों लेंस। क्या लगा दो? एक लेंस। ठीक है, एक लगा दीजिए आप लेंस। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने जरा ध्यान से समझना, एक स्टूडेंट ने कैंडल फ्लेम की इमेज बनाई है, स्क्रीन पर बनाई है। स्क्रीन पर तभी पॉसिबल है जब इमेज हमारी रियल हो, इन्वर्टेड हो, कॉन्वेक्स लेंस से, और पोजीशन बताई है। पता है पोजीशन किससे होती है? किसी एक पॉइंट से होती है, किसी एक ऑरिजिन से होती है, किसी एक रेफरेंस से होती है। अब आप ध्यान समझना, कैंडल सबसे पहले रखी हुई है 12 पे, फिर 50 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस, फिर 88 सेंटीमीटर पे इमेज। तो अब आपको क्लियर होगा कि ये है क्या। अगर मैं इसको ऑरिजिन मान लूँ, यहाँ पे ऑरिजिन मानना था सर, इरेज नहीं करना था।
हमने क्या कहा, हमने कहा इस पॉइंट को आप ऐसा कर दीजिए, ऑरिजिन मान लीजिए। तो इस ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, 12 सेंटीमीटर दूर एक कैंडल रखी हुई है। कितनी दूर बताओ, 12 सेंटीमीटर यहां पे। ठीक, लेंस कितनी दूर रखा हुआ बताओ बच्चे बेटा। देखो लेंस की पोजीशन कितनी है 50 और स्क्रीन की 88, यानी कि लेंस रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पर और स्क्रीन 88, मतलब कहीं ना कहीं इस साइड ही रखा होगा। और ये सब कुछ क्या है बताओ, कहां से है बताओ, एक पर्टिकुलर, यानी कि इमेज हमारी कहीं ना कहीं कहां बन रही होगी, यहां बन रही होगी। अब आपको पता है, अब आपके पास यू भी पता है, एफ भी पता है, वी भी पता है, बताओ पता है या नहीं, जरा ध्यान पे समझना। अब मैं कहता हूं आपसे u बताओ, u इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस 50 ये है, 50 ये है, 12 ये है, यानी कि 50 माइनस 12 38। और u हमेशा किसका होता है, v की बात करते हैं। v बताओ, v इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, ये 88 है, ये 50 है, कितनी हो गई 38। u और v हमारे बराबर हैं, तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा 2f पर। u और v तभी बराबर हो सकते हैं, यानी कि फोकल लेंथ आप जब से सॉल्व करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से सॉल्व कर लीजिए और f की वैल्यू 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है 19 सेंटीमीटर, यानी कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। पहली बार जब बच्चे ये करते हैं तो इन पोजीशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट एक्चुअली पोजीशन कहां पे दी हुई है, ऑरिजिन से दी हुई है, आपके ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं दी हुई है ये, ठीक है। उसके बाद वेयर विल द इमेज ऑफ द फॉर्म्ड इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। यानी कि उसने क्या किया, ये जो हमारा कैंडल थी ना, इसको उठा के कहां रख दिया इसने बताओ, उसने इस कैंडल को उठाया, क्या कर रहा हूं मैं ये, ठीक है क्लोन, हाँ, और यहां बढ़ा दिया, कितनी दूर बताओ 31, यानी कि यहां से यहां तक कितना हो गया 31 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ u की वैल्यू, बोलो ये 50 है, ये 31 है, कितनी हो गई 19। फोकल लेंथ कितनी है बताओ, अरे 19 ही तो है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी। जो आपका क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था वो बिना न्यूमेरिकल के सॉल्व हो गया। पहले वाले केस में 2f था, दूसरे वाले केस में f आ गया। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल। उसके बाद कहा है कि अगर मैं और आगे बढ़ाऊं, अब ये कहां आ गया f और o, तो कौन सी इमेज बनती है वर्चुअल, यानी कि तो इस केस में कौन सा होगा वर्चुअल। यानी कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो आपने निकाल ली, कितनी है बताओ 19 सेंटीमीटर। अगर कहा जाए वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, कहां पे बताओ इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, और शिफ्ट करेंगे तो इमेज कैसी हो जाएगी बताओ, वर्चुअल हो जाएगी। बढ़िया था क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, कौन से केस में, थर्ड वाले में। थर्ड वाले मतलब वर्चुअल वाले का इमेज डायग्राम आपको बनाना है, और आपको पता है वर्चुअल वाले में डायग्राम कैसे बनेगा, यहां ऑब्जेक्ट होगा, इमेज इधर कहीं बन जाएगी, इस तरह से बनता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसका। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, 36 और करना है, हाँ बोलो। पी पावर ऐड कर देते हैं सबकी, हाँ बेटा बोलो, क्या चीज, ये जब भी लेंस कंबाइन होते हैं तो उनकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, द डिस्टेंस फ्रॉम, कोई भी डिस्टेंस मान लो, कोई ऑरिजिन मान लो, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया, मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया बिल्कुल एंड में जाके, उस रेफरेंस पॉइंट से सारी डिस्टेंस दी हुई हैं, कहीं भी हो सकता है वो, कहीं भी हो सकता है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बियॉन्ड 2f तो इस पर्टिकुलर केस में बन गया, वैसे कोई है नहीं, ठीक है। डन हो गया। 36 36 36
एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए आप लोगों को। जो तुम कहते हो ना कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, सर बहुत बढ़िया बुक है, और उसके बाद आप जबकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, उसके बाद रेफरेंस बुक उठाओ जो मर्जी हो। हो गया। मैग्निफिकेशन बस यही चीज तो होती कंफ्यूज वाली। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज है एच आई। हम्म एच आई इज 1/3 ऑफ एच ओ। प्लस का है माइनस का है किस तरह का है वो सब हमें देखना है इसमें। हो गया नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम हो गया अब तो, अभी वो टाइम लोगे। इसके बाद 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं स्टार्टिंग के, ये क्वेश्चन के बाद। और क्या छोड़ देंगे सर, क्यों परेशान हो रहे हो अभी। आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम में लाइट आ रहा है, आपके में तो इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है। कैसे मतलब लाइट भी आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी भी, ह्यूमन आई है। लाइट नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये मत किया करें भाई, या तो लाइट। अरे चलो देखो बेटा करे। ओके देखो, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब इन्होंने नहीं कहा कि ये कौन सा मिरर है। अगर कौन सा मिरर है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए भैया, कॉनकेव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है, अभी नहीं पता हमें कौन सा है। ठीक है, हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। इमेज है वो इसकी 1/3 बन गई, यानी कि जो एच आई है वो हमारा 1/3 बन गया किसका, एच ओ का। एच आई कितना हो गया, 1/3 ऑफ एच ओ हो गया। बट यहाँ पे एक बात कंफ्यूज करने वाली हो सकती है, और वो क्या है अभी आपको बताएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द मिरर। हमारे पास एक मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इमेज हमेशा क्या बनती है बताओ, छोटी बनती है। यहां भी इमेज क्या बन रही है बताओ, छोटी ही बन रही है नहीं बन रही है नहीं बन रही है। और कॉनकेव मिरर में उसमें भी छोटी या बड़ी दोनों बन सकती है नहीं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन ने आपको किया है कंफ्यूज। इसमें एक्चुअली में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा गया है कि भैया एच आई इज इक्वल्स टू
1/3 टाइम्स एच ओ है, और दूसरे पार्ट में कहा गया है जो एच आई है वो माइनस का 1/3 एच ओ। अब ये मत सोचना कि ये माइनस कहां से आया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो प्लस का 1/3 होगा, और अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो माइनस का 1/3 होगा। ठीक है, यानी कि इसमें मैग्निफिकेशन दो दिए हुए हैं, एक रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, एक वर्चुअल इनवर्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है ना, क्योंकि वर्चुअल भी छोटी इमेज बन सकती है कॉन्वेक्स केस में, रियल बन सकती है हमारी कॉनकेव के केस में। तो आंसर हमारा पहले एच आई इक्वल्स टू 1/3 एच ओ किससे निकाल लो, फिर इससे निकाल लो। मैं पहले वाला बता दे रहा हूं, दूसरा अपने आप कर लेना। एम इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, माइनस का वी अपॉन यू बराबर एच आई अपॉन एच ओ। एच आई किसके बराबर है बताओ, 1/3 एच ओ, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि v बराबर माइनस का u अपॉन 3 आ गया। उसके बाद अब हमने ये कौन सा लेंस माना है बताओ, पॉजिटिव का एच आई माना है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर माना हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किसकी होती है बताओ, प्लस की होती है, यानी कि एफ बराबर कितना हो गया हमारा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हम इससे u और v निकाल सकते हैं? अरे निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, कैसे, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, v की जगह कितना पुट कर दो u/3, u निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही दूसरा केस करेंगे तो दूसरे में हमारा केस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसके मुझे भी 40 80 हो सकता है, आ रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में चलते हैं इनके एमसीक्यूज में। कहां गया, हाँ यही है, हाँ भाई फटाफट एमसीक्यूज। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, पैरेलल बनाना है। कॉनकेव मिरर बना सकता है, बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी नहीं बना सकता, प्लेन मिरर नहीं बना सकते, कॉनकेव मिरर नहीं बना सकते, यानी कौन सा ऑप्शन, ए। सेकंड, a 10 mm long oil pin is placed vertically in front of a concave mirror, 5 mm इमेज बनती है, formed at 30 सेंटीमीटर फ्रंट में। बहुत आसान है, बहुत आसान है, फोकल लेंथ बतानी है। देखो ये क्या बता बताओ, 10 mm एच ओ क्या है 10 mm, इमेज कैसी बनी है 5 mm, कहाँ कॉनकेव मिरर से छोटी इमेज बनी है, यानी कौन सी इमेज होगी ये, रियल। वर्चुअल तो बड़ी बनती है, रियल इमेज हमेशा किसकी होती है, इन्वर्टेड, यानी कि एच आई बराबर माइनस का 5 mm। ठीक, कहां बनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर मतलब लेफ्ट में, तो v किसका हुआ बताओ, माइनस का 30 सेंटीमीटर। एच आई अपॉन एच ओ क्या फॉर्मूला होता है, एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। एच आई कितना है -5, एच ओ कितना है 10, तो ये कितना हुआ -1/2। अरे हुआ या नहीं, 1/2 हुआ, ये 1/2 का माइनस कट जाएगा, b कितना है 30, तो u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। u पता है, v पता है, f निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा नहीं, अब इसका शॉर्टकट बताएं, शॉर्टकट देखना बेटा, v है -30, u है -60, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। छोटी इमेज बन रही है, तो ये जो 30 है ना, ये C और F के बीच में है, तो जो F होगा वो हमेशा 30 से छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पैन उठाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आंसर देगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप यू भी लगा लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन डी, थर्ड क्वेश्चन।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। याद करो, कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है, वर्चुअल इमेज होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल फाइंडर के कौन सा ऑप्शन हुआ? अब व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट डिस्टेंस इक्वल टू, ना बिल्कुल नहीं, तो सेम साइज बनती है। केप्ट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, हाँ ये सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या होगा? प्लेस बिटवीन फोकस एंड फाइंडर बड़ी बनेगी, रियल बनेगी। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस कर्वेचर, छोटी बनेगी। फोर्थ बताओ, फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे वही चीज आनी है मैंने जो बताया था आपको, स्नेल्स लॉ। हाँ जी, हाँ। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी मोहित सर ने, है जी। साइन 30 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है, साइन 90 1 होती है, साइन 0 0 होती है, साइन 180 भी 0 होती है, साइन 270 -1 होती है, साइन 360 फिर 0 होती है। हाँ, निकाल लेंगे 11th क्लास जब स्टार्ट होगी। बेसिक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यही है, वो मैं ही पढ़ाऊंगा अगर मेरे से पढ़े तो। पता है, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज मिलेगा फिजिक्स में, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ये जो अभी ये चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम ये भयावह रूप ले लेंगे आपके लिए। ऐसा लगेगा जैसे राक्षस तुम्हारे सामने डसने को तैयार बैठा है। डेमॉन्स, अंग्रेजों हो तुम लोग भाई। आया, चलो देखो। shows a ray of light as it travels from a medium A to medium B। medium A नीचे, medium B ऊपर है। सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A, मतलब इसमें निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिस्पेक्ट टू मीडियम A। अब एक तरीका तो ये साइन आई साइन आर लगाओ, लेकिन मैंने एक तरीका और भी बताया आपको। क्या बताया है बताओ? ये मीडियम A है यानी कि म्यू A, इसमें एंगल कितना है बताओ? 30 या 60? 60 इक्वल्स टू म्यू बी साइन एंगल कितना है? 45। सही है। हमें चाहिए क्या? म्यू बी अपॉन म्यू ए, तो साइन 45 कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी कितना? म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल्स टू साइन 60 अपॉन साइन 45। साइन 60 की वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और इसकी 1/√2, ये उधर कट जाएगा, √2 आ जाएगा, यानी कि √3 अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ करो फटाफट। फिफ्थ, फिफ्थ ये तो बहुत आसान है। A light ray enters from medium A to medium B. The refractive index of medium B relative to A. मीडियम B का A से। अब एक बात बताना आप खुद ही। पहली चीज तो ये है कि अब लाइट रे आप कैसे बताओगे? रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर रेयर में, पहले ये बताओ। द लाइट रे अगर ये हमारी बैंड नहीं होती तो इस तरह से पास कर जाती, यानी कि ये टूबर से नॉर्मल बैंड हो रही है, और जब भी लाइट रे टूबर से नॉर्मल बैंड होती है तो क्या हमें होती है? रेयर से, यानी कि क्या है? डेंसर मीडियम है, तो म्यू बी जो होगा वो हमेशा ही म्यू ए से क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा। अब अ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, अब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 से। अच्छा एक बात बताओ, तो म्यू बी अपॉन म्यू ए बताना है आपको। ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी? भैया बड़ी है ना, क्योंकि बी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, तो म्यू बी क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रेटर देन। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी। हाँ बहुत आसान है। लाइट रे ए वाली कहां से पास कर रही है बताओ? होल्स ए वाली लाइट रे सी से जा रही हैं, बी वाली डी से। याद करो, कुछ यही तो था। लाइट रे आई ऐसे, फिर बेंड हुई, फिर पैरेलल चली गई। लाइट रे आई बेंड हुई, कौन सा है? ग्लास स्लैब इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लास स्लैब इज द करेक्ट ऑप्शन।
हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक उंगली फिगर लिख जाएगा ना, बात यह है। 7th। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ 1 2 3 4 5 7 है, यहाँ 1 2 3 4 उल्टे हो गए। A beam of light is incident through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face, ठीक है। Which of the following could be inside the box? इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, बताओ। आपने कहा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है पता भी है? क्या करता है ये बताओ? डाइवर्स, यानी कि ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे, फिर ये ऊपर कॉमन नंबर आना चाहिए 10 आना चाहिए, बट आ कौन सा रहा है 1, यानी कि कॉनकेव तो है ही नहीं, ठीक है। ग्लास स्लैब होता तो ग्लास स्लैब से कभी भी डाइवर्जिंग हो ही नहीं सकती। प्रिज्म, प्रिज्म में होती है स्कैटरिंग, बेंडिंग होती है। कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जरा ध्यान देखना। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बताओ? फोकस करता है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, ठीक है। अब लाइट रे, कॉन्वेक्स लेंस रखा हमने, लाइट रे आई, देखो भी इसी तरह का तो हो रहा है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइट रे वो कहां चली गई? नीचे। नीचे वाली कहां चली गई? ऊपर। ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट? कॉन्वेक्स लेंस। बताओ 8th कहां गया? हाँ भाई 8th। Which of the following statement is true? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये माइनस का आ गया। कॉनकेव लेंस की पावर पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, उसकी किसकी होगी? नेगेटिव, मतलब ये भी गलत हो गया। या तो ए करेक्ट है या डी करेक्ट है। कैसे? A convex lens has 4 diopter power, focal length 0.25. A concave lens has -4 diopter power having a focal length. बताओ कौन सा होगा? अगर -4 है तो पावर भी कितनी हो चाहिए? माइनस की होनी चाहिए, है ना, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9th। कौन सा मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स का हमेशा इमेज कैसी बनती है? छोटी। और m होता किसके बराबर है बताओ? एच आई अपॉन एच आई, छोटी तो ये वैल्यू हमेशा ही लेस देन 10th। बताओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10th, थोड़ा सा दिमाग लगाना आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग जस्ट। सन जो है वो बच्चों 15 सेंटीमीटर इमेज को मर्ज कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि सन हो गया इनफाइनाइट पे, तो जिसकी जो फोकल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 15 हो गई। हमें ऐसी जगह बतानी है जब इमेज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल हो, वो तभी होता है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है। एफ की वैल्यू 15 है तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ भाई बताओ। A full length image of a distant tall building can be definitely be seen by using कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव तो बड़ी बनाएगा, हो गई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कॉन्वेक्स। 12th बताओ। इन टॉर्जेस, हाँ सब में किस पे होती है? फोकस, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, क्योंकि जब फोकस पे रखी होगी तो लाइट रेस क्या हो जाएंगी? सारी पैरेलल हो जाएंगी, जो हमें रिक्वायर्ड होता ही है। 13th, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल मिरर, बताया था अभी। 14th कौन सा फिगर? 10.5। इसमें कौन सा करेक्ट सही है? बी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पहले सीधे चला गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं हुई, ये पॉसिबल। कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं। 15th,
देखो इसके लिए आपको इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए सबकी, बट आपको एक बार जरा ध्यान से समझ लो क्या होएगा। देखो इसके लिए ना एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं जब तक आपको डेंसिटी नहीं पता होगी, तब तक कह नहीं सकते बेंडिंग कहाँ होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम 16 करेंगे, 15 नहीं करेंगे। किसका? कैरोसिन 16th। Which of the following ray diagrams is correct or the ray of light concave mirror? कौन सा सही है? इसमें बेंडिंग हुई नहीं, गलत। इसमें बेंडिंग फोकस से कम हो गई, गलत। 2f पे गलत, ये भी गलत। ये सब 5 ऑप्शन दिए हैं। अरे भाई कौन सा होगा इसमें? डी 17th। हाँ भाई ये भी पता होना चाहिए आपको। ये फिगर था, इसे कंप्लीट करो। पोल से आई कैसे हो जाएगी? पैरेलल, ए ही हो जाएगा, है ना? ए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। और एक दो होगा, 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लो। करा हुआ है ना, टेस्ट दिया था। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। इमेज बड़ी बनी है, बड़ी इमेज कैसे बन सकती है? कौन से मिरर से? कॉनकेव, यानी कि पहले में तो कॉनकेव हो गया, उसके बाद कौन सा ऑप्शन? सी। 19 बताओ। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, कौन सा मिरर? ठीक है। 19 एमसीक्यूज किए हैं आज तुमने, न्यूमेरिकल किए हैं, रिवीजन किया है, ठीक है। और क्लास हुई है आपकी बच्चों, ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट की, 1 hour 48 मिनट की, ठीक है। आई थिंक आपका लाइट का रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। अगर किसी के डाउट्स बचते, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर जब भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके